नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स के अंदर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और नदियों के ही अगर अपन को पूरी नदियाँ कंप्लीट तरीके से याद है तो जितने भी भारत के अंदर जितने भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं वो परियोजनाएं भी अच्छे से अपन को समझ में आएगी और भारत के इंपॉर्टेंट डैम भी अपन को समझ में आएंगे, क्योंकि जितने भी डैम बने होते हैं वो सारी नदियों के किनारे पर ही डैम बने होते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए पढ़ते हैं भारत की नदियों के बारे में। तो दोस्तों, भारत के नदियों को अपन तीन तरीके से डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। तो पहला अपन देखते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। उसके बाद में अपन गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे और उसके बाद में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो होता है, जो भारत का दक्षिणतम दो पार्ट है, जो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा रेंज से जो नीचे का जो भी पार्ट होता है, उसी को प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहा जाता है। गंगा नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंदर जो भी नदी पाई जाती है वो हिमालय ओरिजिन या फिर मानसरोवर ओरिजिन वाली नदी होती है। और गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड से निकलती है। गंगा और यमुना दो नदी है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट नदी है, बाकी सारी इनकी सहायक नदी है। ये गंगोत्री, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बाकी है प्रायद्वीपीय नदी जो दक्षिण भारत के पार्ट से निकलती है। तो चलिए देखते हैं। इनको पढ़ने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है, क्योंकि किसी भी नदी जहाँ पे जाके गिरेगी या तो वो एस्चुरी का निर्माण करेगी और या फिर वो डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। तो इसलिए अपन को समझना ज़रूरी है कि एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। जो एस्चुरी होती है, एस्चुरी सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ में मिलता है, उसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी कौन कौन सी नदी बनाती है? एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी, तापी नदी, मांडवी नदी, ये एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब ज्वार मुद का जो एस्चुरी का मतलब होता है ज्वारमुख का निर्माण करना। अब एस्चुरी समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं डेल्टा क्या होता है। नदी जहाँ महासागर में मिलती है उस जगह नदी द्वार बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि ये सब नदी डेल्टा का निर्माण करती है। कहने का मतलब एस्चुरी और डेल्टा को अपन अगर शॉर्ट में समझे तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, जो एस्चुरी होती है वो ऊंचाई से थोड़े पानी को गिरा देती है और फैलाती नहीं है। जैसे नदी जा रही है तो वो फैलेगी नहीं बिल्कुल भी। जो डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब ये होता है जैसे पानी फैल जाता है और बहुत सारे किनारों पे होके बहता रहता है, वो डेल्टा फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र क्या होता है? अफवाह तंत्र शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती है। यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से जो छोटी धाराएं आती है वो मुख्य नदी की सहायक नदी कहलाती है। अपन पढ़ते हैं ना कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है। तो वो अफवाह तंत्र के अंतर्गत मानी जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो मुख्य धारा है वो मुख्य धारा में तो ये वाली नदी आ रही है, और जो इसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी छोटी छोटी नदियाँ मिल करके एक बड़ी नदी का निर्माण करती है। तो जो छोटी वाली नदियाँ होती है वो सारी की सारी सहायक नदियाँ होती है। उसके बाद अपन देखते हैं हिमालयी अफवाह तंत्र के बारे में। हिमालयी अफवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सा सिस्टम शामिल होता है? जो हिमालय ओरिजिन की जो नदियाँ होती है, हिमालय से होकर पास आउट होने वाली जो नदियाँ होती है वो हिमालय अफवाह तंत्र कहलाती है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी अफवाह तंत्र का हिस्सा है? तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद में है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी आती है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सारी प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र होती है। अब अपन डिटेल में पढ़ते हैं कि सिंधु नदी तंत्र का जो सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है सिंधु नदी तंत्र का, वो किस तरीके से है। सिंधु नदी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु नदी कितने देशों के अंदर होके बहती है? तो सिंधु नदी 3 देशों के अंदर होके बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। ये 3 देशों के अंदर होके सिंधु नदी फ्लो करती है। चीन के
तिब्बत से स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास से भारत में प्रवेश करती है और आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची से पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी किस में मिलती है? अरब सागर में। उद्गम कहाँ होता है? तिब्बत स्थित मानसरोवर झील में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ये होगी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। उसके बाद में और आगे इसका डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। जो सिंधु नदी तंत्र है वो भारत का लेह शहर सिंधु नदी तंत्र के दाएं तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के अंदर कि जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के कौन सी तरफ स्थित है, दाएं बाएं बीच में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। उसके बाद में देखते हैं सिंधु नदी के अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख नदियां आकर के इसमें मिल जाती है। कौन कौन सी है? चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। ये सारी नदियां हैं जो सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदी है। कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से है। यहाँ पे ये पूरा डायग्राम है। आप इसको इसीलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐड किया है कि आप इस यहाँ पे इस डायग्राम के हिसाब से अगर जाओगे तो आपको ज़्यादा ये याद रहेगा। तो 5 नदियों के नाम आपको याद रखना है: चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज। नेक्स्ट देखते हैं। अब इन 5 नदियों को अलग अलग करके अपन पढ़ते हैं कि चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, रावी नदी कहाँ से निकलती है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, सतलज नदी कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन चेनाब नदी के बारे में। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। कहाँ से होता है? इसका K12 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्र और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे वहाँ पे चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु नदी तंत्र में ही अभी अपन चल रहे हैं। चेनाब नदी को अपन देख ले कि हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण 2 नदी चंद्र और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे वहाँ पे चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ आकर के मिलती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये और ध्यान रखना आपको कि हरी के क्षेत्र जो कि हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी नदी इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? राजस्थान में 470 किलोमीटर। ये भी ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी में मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये 5 नदियाँ यहाँ आकर के एक साथ बहती है। उसके बाद में अब बाकी की अब 5 नदियों को एकदम डिटेल में देखिएगा। नाम याद रखना है कि कौन कौन सी नदी है, और मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे बताया है कि ये डायग्राम आपको एकदम से याद रखना चाहिए। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये पढ़ा अपन ने सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के बारे में अपन पढ़ लिए। उसके बाद में अपन आते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में स्थित लंबाई कितनी है? 2071 किलोमीटर है। बाकी की जो लंबाई है वो बांग्लादेश के अंदर पड़ती है। सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है, तब इसका संयुक्त रूप से नाम क्या हो जाता है? गंगा। गोमुख से निकली भागीरथी और सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा जब मिलती है तो देवप्रयाग में इनका मिलन होता है, और इसे ही संयुक्त रूप से गंगा कहा जाता है। अलकनंदा की भी 2 प्रमुख सहायक नदी है, एक तो पिंडार नदी और एक मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में मिलती है
और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। दोस्तों उस लेक्चर को आप सुनने से ज़्यादा आप इसके डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान रखने का, मैंने डायग्राम में ऐड करने का इसमें बहुत कोशिश किया है, मैप के थ्रू आपको बताने का कोशिश किया है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध केदारनाथ जो मंदिर है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ पे है? अलकनंदा पे। केदारनाथ का मंदिर कहाँ है? मंदाकिनी पे। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उसमें ये मिल जाती है और संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है, और उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की सहायक नदी अपन देख लेते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, जिसको सरयू नदी भी कहा जाता है, और गंडक और रामगंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमालय से ये निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी नदी। बोलते हैं ना कि वो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, तो वहाँ से आप इसको याद रख लेना कि ये कालिंदी नदी है। यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदी है। यमुना की 3 सहायक नदी आपको याद रखनी है, एक तो चंबल, बेतवा और केन। लेक्चर को आप बहुत ध्यान से अगर सुनोगे, अगर सुन भी लोगे और ध्यानपूर्वक अगर देखोगे, तो आपको सारी नदियाँ और सारी नदियों का ड्रेनेज सिस्टम और यहाँ की सारी सहायक नदियाँ से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेगी। और उसके बाद में मैं आपको 50+ इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंट फील होगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है, आपको लगा है कि आपको कुछ सीखने के लिए इसमें मिला है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंडों के साथ में भी शेयर करें, ताकि जानकारी आप बढ़ती रहे। गंगा नदी तंत्र में देखते हैं कि जो गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी थी यमुना नदी। अब यमुना नदी की भी सहायक नदी है जो चंबल नदी है। ये नदी चंबल नदी किससे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, तो चंबल नदी, ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जानापाप पर्वत से निकलती है, और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में ये मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? इटावा में, यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। उसके बाद में देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी है मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व ये बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में ही अपन अब चल रहे हैं, तो गंगा नदी तंत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये नदी नेपाल में होके निकलती है, नेपाल में हिमालय से निकलती है, और बिहार में ये प्रवेश करती है। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है, और इसमें आने वाली बाढ़ में बिहार अत्यधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट मैं आपको, हाँ, चंबल नदी बेतवा, उसके नेक्स्ट देखते हैं 1 मिनट। कोसी नदी कोसी नदी, ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है, और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अत्यधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। जो कोसी नदी है कौन से स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? बिहार के कटिहार में। उसके बाद देखते हैं दामोदर नदी। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है।
ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी 2021 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैविक मरुस्थल कौन सी नदी में पाया जाता है, तो वो दामोदर नदी। प्रदूषण के कारण ये इसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। उसके बाद गोमती नदी, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फूलहार झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैदानों से होता है। उसके बाद देखते हैं सोन नदी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती है। क्वेश्चन है एक, आप आगे मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कौन सी पहाड़ियाँ करती है? कैमूर की पहाड़ियाँ करती है। आपको ये याद रखना है। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जैसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गंडक नदी गंगा के बाएं तट पर आके मिलती है। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं तट से मिलती है और कौन सी नदी गंगा के दाएं तट से मिलती है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि गंगा के बाएं तट से बाएं किनारे से कौन सी नदी आके मिलती है और दाएं किनारे से आके कौन सी नदी मिलती है। तो गंगा के दाएं तट पर और बाएं तट पर जो नदी है, आप डायग्राम के माध्यम से मैंने बता रखा है कि गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। कौन कौन सी? गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। जो ये वाली नदियाँ हैं, ये वाली जो नदियाँ हैं ये बाएं तट से आके मिलती है, और ये वाली जो नदियाँ हैं ये दाएं तट से आके मिलती है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। कौन सा शहर है? कानपुर। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम कौन सा है? गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड में से निकलती है, उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार, और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में जाती है, और उसके बाद में ये अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र अपन ने दोनों पढ़े, दोनों की अपन ने सहायक नदियाँ पढ़ी और इनके इम्पोर्टेंट पढ़े। अब अपन पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी ये कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। और जब आप इसमें डैम पढ़ेंगे या परियोजनाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन कौन से डैम बनाए गए हैं और कौन कौन से परियोजनाएँ इस पर चल रही है अभी। तो ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होके बहती है। ये नदी निकलती कहाँ से है? ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये नदी? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, यहाँ से ये नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ, तीनों की तीनों नदियाँ कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु, ये तीनों की तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? इस जगह से, मानसरोवर से ये नदियाँ निकलती है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में इसको कहा जाता है यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है तिब्बत में? यारलुंग जांगबो। ये क्वेश्चन मैंने जो आपके लिए तैयार किया है वो सारे के सारे एग्जैक्ट वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी मैंने, बाकी आपको आलतू फालतू कुछ भी नहीं इस वीडियो में नहीं बताया है। तो तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट, असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में ये गंगा पद्मा के साथ में ये मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का ये निर्माण करती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी निकली कहाँ से? मानसरोवर तिब्बत से, और मिली कहाँ पे? अरब सागर में जाके ये गिर गई। और सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ पे किया इसने? पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण ये करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है
ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली। कौन कौन सी? तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदी कहलाती है। तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग दाएं तट से मिलती है और लोहित, बराक, दिबांग बाएं तट से मिलती है। आप डायग्राम के माध्यम से भी अगर देखोगे तो आपको दाएं तट और बाएं तट पे मिलने वाली जो इसकी सहायक नदियां हैं वो सहायक नदियां आपको स्पष्ट रूप से नजर आएगी। आप एक बार फिर से देख लेना कि तिस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग दाएं तट से आती है और लोहित, बराक, दिबांग बाएं तट से आकर के इसमें मिलती है। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो देखते हैं कि तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम से होता है। पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। एक पॉइंट ये। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। ये अपन इसकी सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। बराक नदी है वो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर के ये मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ में मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो माजुली स्थित है। माजुली आइलैंड कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है और ये एक नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन को याद रखना ही रखना है। मतलब ये क्वेश्चन आपको कोई कहीं पे भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो 99% संभावना है कि ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात कौन कौन सी है कि तिस्तागम सिक्किम से होता है, लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ में मिलकर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है जो कहाँ पे है? असम में स्थित है। ये पढ़ा अपन ने उत्तर भारत के अंदर जो जो भी नदियाँ थी, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन दोनों तंत्रों को देखा, इनकी सहायक नदियों को देखा, दाएं तट पर कौन सी नदी है, बाएं तट पर कौन सी नदी है उनको देखा और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे उन फैक्ट को अपन ने एग्जाम से जो के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको अपन ने कवर किया। नेक्स्ट देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। जो विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के जो नीचे का क्षेत्र है पूरे दक्षिण भारत को, उसको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र कहा जाता है। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बहुत अधिक पुराना है। हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में से पुराना कौन सा तंत्र है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। दक्षिण भारत की नदियाँ प्राय वृक्षनुमा अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। किस तरीके का? वृक्षनुमा अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष में एक टहनी उधर गई, एक टहनी उधर गई, एक उधर गई, मतलब डेल्टा फॉर्मेशन ये करती है, इसलिए इसको वृक्षनुमा अफवाह तंत्र कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों के अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदी अपन पढ़ेंगे? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। अब इसमें ये प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में ये देखेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है। आपको मैप के हिसाब से इसको देखने जाना है। इस साइड है जो ये अरब सागर है और ये इस साइड है ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। जो भी नदी है या तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी या फिर अरब सागर के अंदर गिरेगी। जो सिंधु नदी पड़ी थी जो इधर से निकल के इधर आई, सिंधु नदी जो अपन ने पढ़ी थी वो कहाँ से निकली? इधर से निकली, यहाँ से निकली और ये अरब सागर में आके मिल गई। ब्रह्मपुत्र नदी थी, यहाँ से निकली और ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में आके गिर गई। गंगा नदी यहाँ से निकली थी और ये भी बंगाल की खाड़ी में आके गिर गई। तो इसी तरीके से प्रायद्वीप में जो नदी है वो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है और बंगाली खाड़ी में कौन सी गिरती है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं नर्मदा, तापी और माही। कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा, तापी और माही। ये नदी तो गिरती है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? बंगाली खाड़ी में नदी गिरती है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब और आगे देखते हैं। सबसे पहले आप पढ़ते हैं नर्मदा नदी के बारे में।
जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में से बहती है और ये रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। अब ये रिफ्ट वैली क्या होती है? रिफ्ट वैली होती है कि पहाड़ के बीच में से नदी अपना रास्ता बनाते हुए अगर वो निकल रही है तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहा जाता है, भ्रंश घाटी कहा जाता है। भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखेंगे कहाँ से निकली और कहाँ जाके गिरेगी और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है और पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करके ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है और ये नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ और संग, तवा और शेर है। ये क्वेश्चन आता है कि तवा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? तवा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये वाली तवा नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाली जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक से निकलती है। अब अमरकंटक से दो नदी निकलेगी, एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी। दोनों ही नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और भ्रंश घाटी में होते हुए बहते हुए ये आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। इसकी सहायक नदी है माही, तापी, दो सहायक नदी है ना। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकली सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रभावित होती हुई ये अरब सागर में जाकर के ये मिल जाती है। माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के थार जिले से होता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी भी खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में ये गिर जाती है। ध्यान रखिएगा कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इम्पोर्टेंट, आपको ज़्यादा नदियों के बारे में विस्तृत नहीं पढ़ना है कि आपने पढ़ लिए 25, 30, 50 पेज पढ़ लिए। आपको जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही याद रखना है, उसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। कोई डीप या टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको मैप के माध्यम से चीज़ों को समझ में आना चाहिए। अगर आपका मैप के माध्यम से आपने नदियों को पढ़ा है तो आप भारत की नदियाँ, भारत के डैम और भारत की परियोजनाएँ, इन क्वेश्चनों को आप नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। गोदावरी नदी अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी की सारी नदियाँ क्या होता है? डेल्टा का निर्माण करेगी। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? पैनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता इसकी प्रमुख सहायक नदी है। उसके बाद देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। कौन कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। ये जो आप मैप के हिसाब से भी देखिए, जब आप कंप्लीट लेक्चर हो जाए तो आप PDF डाउनलोड करो और PDF से आप इसको 1 या 2 बार रिवाइज करो ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ये सारी नदियाँ क्लियर हो जाएं। उसके बाद आते हैं, ये गोदावरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया और कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी हो गई। अब कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी के जल बंटवारे से संबंधित है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। कृष्णा नदी जल विवाद कब से चल रहा है? 1957 से। कौन कौन से स्टेट के बीच में ये विवाद है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसका विवाद है। नेक्स्ट देखते हैं महानदी। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होता है और ये नदी आगे पूर्व की ओर बहते हुए ये उड़ीसा में
प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तेल नदी और जोक नदी कौन कौन सी? तेल नदी और जोक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तेल नदी। ये क्वेश्चन पूछा है कि तेल नदी किसकी सहायक नदियां हैं, तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तेल नदी तो महानदी की सहायक नदी। महानदी मतलब बहुत बड़ी नदी, और बड़ी बड़ी नदी के अंदर से आप याद कर लेना कि वहाँ से ही तेल निकलता है, तो ये तेल नदी हो गई। जोक नदी इस बड़ी नदी है, तो इसमें जोक भी बहुत सारी पाई जाती होगी, तो तेल नदी और जोक नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी हो गई। उसके बाद में महानदी हो गई। महानदी का ये पता लग गया कि ये कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहाबा पहाड़ी से निकलती है। डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तेल नदी और जोक नदी इसकी सहायक नदी है। अब आते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग के निकट से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये निकलती है, और कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, इसको पवित्रता के आधार पे ये नाम दिया गया है कि ये दक्षिण भारत की गंगा है। जैसे उत्तर भारत में गंगा को पवित्र माना जाता है, ऐसे दक्षिण भारत में भी गंगा को पवित्र माना जाता है, वो नदी को पवित्र माना जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे डायरेक्ट, तो आप याद रखना है कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और अब अपन नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट जो नदियाँ हैं, ये तो हुई मेन नदी। और भी जो नदियाँ हैं जो अपन पढ़ते हैं, स्वर्ण रेखा नदी, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? ये झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। कहाँ पे बहती है स्वर्ण रेखा नदी? झारखंड में बहती है। इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ा? क्योंकि इस नदी में पहले सोना पाया जाता था, इसलिए इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। सोना कैसे पाया जाता था? बाकी नदियों में तो सोना पाया ही नहीं जाता है, इसी में सोना क्यों पाया जाता है? क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी खानें पाई जाती है और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो नदी जब बहती है, पहाड़ों से होकर अपना रास्ता हुआ निकालते हुए बहती है, तो वहाँ से उनके साथ में कई सारे मिनरल्स निकलते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वहाँ पे कुछ सोना भी निकलता है, कई लोगों को सोना भी वहाँ पे मिला, इसलिए इसको स्वर्ण रेखा नदी कहा जाता है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर, टाटानगर इसी नदी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि जमशेदपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित है। अब एक और नदी है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नागपाड़ से ये निकलती है। ये वाली लूनी नदी ये अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नागपाड़ से निकलती है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। मतलब ये नदी निकलती तो अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों से, लेकिन ये किसी सागर या महासागर या खाड़ी में जाकर नहीं गिरती है, बीच रास्ते में ये विलुप्त हो जाती है। इसमें इतना सा पानी रहता है। इस नदी को, कौन सी नदी को? लूनी नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। साल्ट रिवर के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं काली नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी यहाँ पे, ये वाली काली नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ में ये मिल जाती है। काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन सी? ये काली नदी क्या है कि काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और ये काला पानी नामक जो जगह है, जो भारत और नेपाल का ये एक विवादित क्षेत्र भी रहा है। कौन सी जगह? काला पानी। ये विवादित क्षेत्र किसका है? भारत और नेपाल का। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट नदी देखते हैं, पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये पेन्नार नदी कहाँ से निकली? ये कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकली और 970 किलोमीटर चलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में ये बह जाती है। उसके बाद में
अपन देखते हैं, अपन ने सारी नदियाँ पढ़ी, दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ ली, उत्तर भारत की नदियाँ पढ़ ली, और अपन ने दूसरी तरीके से भी इनका डिवीज़न देखा कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है, और हर किसी नदी की सहायक नदियों के बारे में भी अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली है। और अब अपन इनसे रिलेटेड, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, ध्यान से सुना है और पीडीएफ को रिवाइज किया है, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाइए ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर 1 या 2 बार या 3 बार जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, और जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप मेरे साथ क्वेश्चनों को आंसर दीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको इनका सही आंसर भी बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन का सही आंसर है बी, पद्मा नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन का सही आंसर है सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? अलकनंदा और भागीरथी कौन से स्थान पर मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है ये? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य में बहती है, कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य से बहती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? किसका कार्य करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। तो कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती है? गोमती नदी तो बाएं से मिलती है, घाघरा भी बाएं से मिलती है, और ये वाली है कोसी है, ये भी नेपाल से होती हुई आती है, तो ये भी बाएं से मिलती है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब सोन नदी है जो बाएं से नहीं मिलके ये दाएं से मिलती है। बेतवा नदी किस में मिलती है? बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती? कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? यमुना नदी से नहीं मिलती है सोन नदी। सोन नदी गंगा नदी की सहायक मिलती है। केन तो मिलती है, बेतवा भी मिलती है, सोन नदी गंगा नदी में की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड, बंदरपूंछ। आंसर सी सही रहेगा इसका, बंदरपूंछ, सॉरी बंदरपूंछ। निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? चंबल नदी तो यमुना नदी की सहायक नदी है, केन नदी भी है, बेतवा भी है, रामगंगा, रामगंगा किसकी सहायक नदी है? रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी नहीं है जिसका उद्गम मैदानों से होता है। मतलब गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी ऐसी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है? तो वो कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम है वो एकदम मैदानों से होता है। अब भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। वो बोलते हैं ना, गंगा जाने जाने को करती है, भागीरथ के सरे आएगी। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? मतलब तिब्बत मानसरोवर झील में से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र, यस ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, सिंधु भी निकलती है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग है, दिबांग, कमेंग और लोहित। दिबांग, कमेंग और लोहित, तो ये तीनों की तीनों नदियाँ ही ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है?
तो तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से होकर एक तो सुबनसिरी बहेगी और एक लोहित बहेगी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी, ये वाला क्वेश्चन तो देख लिया। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी बोले तो सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदी है। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के से होते हुए बहती है? नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं से होकर के बहती है? सतपुड़ा और विंध्याचल, सी ऑप्शन सही। अब क्वेश्चन नंबर 21 में कथन ए दे रखा है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकल करके और ये अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो कथन एक गलत हो जाएगा। नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, यस नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, तो अपना सही आंसर हो जाएगा। कथन एक सही है और कथन दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? जो अरब सागर में गिरने वाली जो भी नदियाँ रहेगी वो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो भी नदी रहेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं महानदी। अब महानदी तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो महानदी तो डेल्टा बनाती है। नर्मदा, कावेरी भी डेल्टा बनाती है। तो क्वेश्चन पूछा कि डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी नहीं करती है? तो गोदावरी नदी नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है? रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहेगी? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से कौन सी नदी बहती है? अमरकंटक से कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक से होकर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी रहेगी वो कहाँ पे जाके गिरेगी? पश्चिम की ओर, तो वो गिरेगी अरब सागर में, तो नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर बहती है। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है, अरब सागर के अंदर कौन सी नदी गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी और महानदी भी, अरब सागर में तो ये ताप्ती नदी गिरती है। अरब सागर में कौन सी गिरती है? ताप्ती नदी गिरती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त में से कौन सा गोदावरी नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती और प्रणहिता, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में अपना डेल्टा कौन सा बनाएगी? महानदी। कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? जो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरेगी वो कभी भी एस्चुरी का निर्माण नहीं करेगी। तो जो नर्मदा नदी है वो तो एस्चुरी का निर्माण करती है। महानदी डेल्टा बनाती है, तो महानदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ निम्नलिखित में कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की नदियाँ हमेशा वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती है। कौन सा? वृक्षनुमा अफवाह तंत्र रखती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ए ऑप्शन सही। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नदियों की गोदावरी, महानदी, नर्मदा व तापी का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, उसके बाद आ जाती है नर्मदा, उसके बाद आ जाती है महानदी, उसके बाद आ जाती है तापी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? मार्ग परिवर्तन के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? कोसी नदी प्रसिद्ध है, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में कौन सी नदी का नहीं है? सतलज नदी का नहीं है। कौन सी नदी का? सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कपिली निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? कपिली निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
इस क्वेश्चन को आप 42 क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना। मैं भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हूँ कि कपिली किसकी सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश से निकल के और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? जो मैंने बताया था कृष्ण भगवान के नाम से इसको याद रखने ना, तो यमुना नदी में कृष्ण भगवान ने सारी लीला की थी, कालिया नाग को यहीं पे ख़त्म किया था। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना नदी। सी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? आरआरबी एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था मेंस एग्जाम के अंदर। तो हिमालय नदियाँ सदाबहार है। हाँ बिल्कुल, हिमालय नदियाँ तो सदाबहार है, हमेशा पूरे वर्ष भर ये नदी बहती रहती है। दूसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। हाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ तो मौसम के हिसाब से बहती है, बरसात के दिनों में हमेशा बहेगी और बरसात नहीं होगी तो वो नहीं बह पाती है। सी ऑप्शन है हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। नहीं, हिमालय की नदियाँ तो बहुत बड़ा बड़ा डेल्टा निर्माण करती है, सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण है और सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो हिमालय नदी तंत्र के हिसाब से ही बना है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। हाँ बिल्कुल कम होती है। तो इसने पूछा है कि सत्य नहीं है। सत्य कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन सत्य नहीं है कि हिमालय नदियाँ बहुत छोटे का निर्माण करती है, हिमालय तो बड़े का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी नदी किस में गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? कौन सी नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के मध्य में? काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह कौन सी है? खारी नदी ये है अरब सागरीय अफवाह तंत्र का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर नदी को। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कौन सी नदी को? दामोदर नदी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है? तो कौन सी नदी है? लूनी नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कौन कौन सी है? गंगा नदी डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती। बी ऑप्शन में देखते हैं, कृष्णा डेल्टा बनाती है, गंगा डेल्टा बनाती है, ये तापी डेल्टा नहीं बनाती। सी ऑप्शन में देखते हैं, कावेरी डेल्टा बनाती है, गंगा डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन करवाए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और नदियों के बारे में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया है। और जो इस वीडियो का PDF है आप मुझे मैसेज करके या फिर किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप इस PDF को 2, 3 या 4 बार पढ़ोगे तो आपको नदी तंत्र पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से पढ़ने के बाद आप दूसरी बुक से क्वेश्चन लगाना, दूसरी बुक से थ्योरी पढ़ना, तो आपको बेशक अच्छा समझ में आएगा और इस टॉपिक पर आपकी पकड़ भी मजबूत बनेगी। और इस टॉपिक से यार क्वेश्चन आता है, सीधा सा बात ये है। और तो इसलिए आपको इस टॉपिक को बाकायदा अच्छे ढंग से पढ़ के जाना चाहिए और हर एंगल से इसको देख के जाना चाहिए, ताकि आप जो इम्पोर्टेंट भारत के डैम हैं, इम्पोर्टेंट भारत की परियोजनाएं हैं, भारत नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं, वो सारे क्वेश्चनों का आप आंसर दे पाओ। तो यहीं पे अपन वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके की मिसप्रिंटिंग हुई है तो आप कमेंट करके मुझे उसका वो करवाइए और कमेंट में उसका आप सही आंसर भी आप लिख दीजिए, ताकि मुझे भी और बाकी सारे लोग जो भी इस वीडियो को इन फ्यूचर देखेंगे कभी, तो उनको भी वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी वेरी